What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आ गए अब तुम्हारे एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के, और बहुत स्मार्टली काम करना है। तो अब हम शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट। मैं वन शॉट तुम लोग को ऐसे रिवीजन कराता हूँ पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 के 5 चैप्टर। कोशिश करूंगा कि वन शॉट में ही डाल दूं, नहीं तो 2 पार्ट्स में डाल दूंगा। अब छोड़ो, वन शॉट में ही डालूंगा सो दैट तुम्हें हेल्प मिले। इसके साथ साथ अकाउंटेंसी का भी एक वन शॉट वीडियो आज डाल रहा हूं जिसमें रेशियोज आ जाएंगे और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएगा। तो कोशिश करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले देखना, फिर रेशियोज देखना, अकॉर्डिंगली फिर पूरा पार्टनरशिप का वन शॉट डाल दूंगा कल। तो चलो अभी शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग वन शॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। जल्दी से अपनी अपनी किताबें ले आओ, जो भी लेके बैठे हो, और बढ़िया से रिवीजन कर लो यार। पूरा मैक्रो आज कर दे, खत्म कर दो। लेट्स बिगिन। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग के साथ। तो अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बार्टर एक्सचेंज। तो व्हाट एक्चुअली इज बार्टर एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज होता क्या है? तो यार ये तब का कॉन्सेप्ट है जब पैसा होता ही नहीं था। तो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे कि मेरे पास राइस है, आपके पास व्हीट है, हमने दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो दिस वॉज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। देन वी हैव बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे बार्टर सिस्टम चलता है, उसको हम बार्टर इकोनॉमी बोल देते हैं। बार्टर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, हम लोग इसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहां पे सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी। हम सी को कॉमोडिटी से डिनोमिनेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये जो बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी में चल रहा था, ये आज क्यों नहीं चलता? आज पूरे इंडिया में तो नहीं चलता, कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में चलता है, बट सब जगह नहीं चलता। उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो क्या क्या ऐसी कमियां थी जिस वजह से ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया? सबसे पहले हम लोग को ये पता होना जरूरी है कि देयर आर 4 लिमिटेशंस। सबसे पहली जो लिमिटेशन होती है वो होती है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब याद रखना यार, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में ये जो लैक शब्द है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक का मतलब कि ये चीज अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स नहीं है। तो ये लैक वर्ड होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। चलिए जी, सबसे पहले व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? देखो कोइंसिडेंस क्या होता है? जैसे आपको सडनली कोई मिल जाए कहीं पे, तो हम लोग बोलते हैं ना व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो सिमिलरली अगर एक चिंटू है और एक चिंटी है, अब इसके पास व्हीट है, इसके पास राइस है। इसने बोला कि मुझे राइस चाहिए, आप मुझे राइस दे दो। इसने बोला ठीक है, मुझे व्हीट चाहिए, आप मुझे व्हीट दे दो। तो ये डबल कोइंसिडेंस कि इसको जो चाहिए वो इसके पास है, इसको जो चाहिए वो इसके पास है, ये डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाता था। बहुत मुश्किल से ऐसा होता था। अब सपोज इसको व्हीट चाहिए, इसको राइस चाहिए, इसके पास राइस नहीं है, इसके पास शूज है। इसने बोला मेरे पास तो एक्स्ट्रा शू है, मैं आपको व्हीट के बदले में शूज दे सकती हूँ। इसने बोला शूज मेरे किसी काम के ही नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो पाता था, ये बड़ी समस्या आती थी इसके अंदर। दूसरी प्रॉब्लम, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब आप कैसे मेजर करोगे कि किसके बदले में क्या देना है? सपोज फॉर एग्जांपल चिंटू और चिंटी। चिंटू के पास गोल्ड है, इसके पास पोटैटो है, ठीक है। इसने बोला कि आप मेरे से आलू ले लो, आलू के बदले मुझे सोना दे दो 1 किलो। 1 किलो आलू के बदले में 1 किलो सोना मिल रहा है, वाह क्या बात है। तो कॉमन मेजर नहीं था। वैल्यूएबल गोल्ड ज्यादा वैल्यूएबल है। आज के टाइम पे जब हम वैल्यू लगा पाते हैं तो गोल्ड का वैल्यू ज्यादा है यार, और पोटैटोज का वैल्यू बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो इसी वजह से कॉमन मेजर ही समझ में नहीं आ पाता था कि कौन सी चीज के बदले में कितनी क्वांटिटी देनी है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता इन चीजों का। नंबर 3, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब पैसा है भाई, आप लोग पैसे को लोग एफडीज करा देते हैं, आरडीज करा देते हैं, अपने घर में जोड़ के रखते हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल के लिए। फॉर एग्जांपल आपने टोमेटोज जोड़ लिए अपने घर में कि 15 साल बाद यूज करेंगे। टोमेटो का टोमेटो केचप भी नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी समस्या थी, हम स्टोर नहीं कर पाते थे चीजों को। देन वी हैव लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर। जो पेमेंट्स कहां पे होनी है? भविष्य में होनी है। आज हम क्या करते हैं, पैसे का कोई भी लोन ले लेते हैं। सपोज मैंने आपसे लोन लिया 10 लाख रुपीस का, और मैंने आपको बोला कि मैं इसको 10 साल में पे बैक करूंगा। तो मैं आपको 10 साल बाद धीरे धीरे पे करता रहूंगा।
अब आपसे मैंने 10 लाख लिए तो मैं आपको 10 लाख ही दूंगा, अब चाहे मैं किसी भी करेंसी में दूं। आपने मुझे 2000 के नोट्स दिए तो जरूरी थोड़ा ना मैं आपको 2000 दूंगा, हो सकता है मैं 500 के नोट्स दूं, हो सकता है मैं 100 के नोट्स दूं, वैल्यू आपका 10 लाख पूरा कर दूंगा। पहले क्या होता था, अब किसी ने मेरे से फॉर एग्जांपल ये बोला कि मुझे टमाटोज चाहिए, टमाटर चाहिए जी, मैंने कहा ठीक है ले जाओ। अब वो उसने बोला 6 महीने बाद वापस दूंगा, 6 महीने बाद वो वापस लेके आया, मैंने कहा यार मैंने तो आपको लाल टमाटर दिया, तुम ये हरे क्यों लेके आ गए, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। तो बड़ी समस्याएं आती थी, लोग हर चीज पे लड़ते थे कि हमने जो दिया हमें वो तो मिल नहीं रहा। तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में भी बड़ी समस्या होती थी इन चीजों में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती थी बार्टर सिस्टम में या बार्टर एक्सचेंज में। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं मिल पाता था, मेजर ऑफ वैल्यू समझ नहीं आता था, स्टोर नहीं कर सकते और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस गड़बड़ हो जाती थी। अब पैसा तो जितना लिया उतना दे दो यार, किसी भी डिनोमिनेशन में दे दो, लेकिन गुड्स में तो ऐसा नहीं होता ना। सपोज आपने किसी से फर्नीचर बोरो करा, 1 साल बाद आप उसका फर्नीचर वापस कर रहे हो तो खराब हो चुका होगा, डेप्रिशिएट हो चुका होगा, कितनी समस्याएं हैं, राइट। तो इसके बाद क्या आता है जी, ये सारी प्रॉब्लम्स, चारों प्रॉब्लम्स किसने खत्म करी, मनी ने। चारों ही समस्याएं मनी ने खत्म कर दी। अब मनी क्या है जी, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, कुछ भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्ट करी जाती है इकोनॉमी में एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को आप मेजर भी कर सकते हो बहुत इजीली। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर भी कर सकते हो। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सो चारों ही समस्याएं किसने दूर कर दी, मनी ने दूर कर दी। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफिनेशन याद रखना। फंक्शंस क्या क्या होते हैं जी मनी के, यही फंक्शंस होते हैं। तो इसको आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से, प्राइमरी होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लोग इसके बदले में सामान को एक्सचेंज करते हैं। आपको कुछ भी लेना है, पैसा देते हो ना बदले में। मेजर ऑफ वैल्यू, उसी की टर्म्स में आप मेजर करते हो कि शूज कितने के, आलू कितने के, सोना कितने का। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, आप स्टोर कर सकते हो एंड फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी, फ्यूचर सेटलमेंट्स भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आने वाला। मनी सप्लाई क्या है जी, बहुत आसान, सबसे आसान टॉपिक है ये। देखो सबसे पहले याद रखना पब्लिक, जनता शब्द याद रखना। पब्लिक कौन होता है, पब्लिक होता है मनी यूजिंग सेक्टर। हम मनी को यूज करते हैं, मनी को क्रिएट नहीं करते हैं। मनी क्रिएटिंग सेक्टर कौन सा होता है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर होता है बैंक्स, गवर्नमेंट। इनको हम लोगों ने यहां पे इंक्लूड नहीं करना है। तो याद रखना सिर्फ जनता की बात करनी है, ओनली पब्लिक। तो जनता के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पूरे साल की बात नहीं कर रहा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, मेरे बैंक में कितना पैसा है, सिमिलरली आप लोगों को सबका अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा पब्लिक के पास है, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा मनी सप्लाई, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी किसके पास, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है उसको स्टॉक बोलते हैं। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई बेवकूफ है, यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट दे दिया और नेशनल इनकम डिलीट करा दिया। अरे भाई स्टॉक और फ्लो तो नेशनल इनकम में पढ़ाते हो, एक वो चैप्टर भी दे देते हैं अगर स्टॉक फ्लो पूछना है तो। अब चलो कोई बात नहीं, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है जी, फ्लो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई चीज देखते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लो। स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अच्छा, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो मनी सप्लाई ना, बेसिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना है उसको चेक करने के दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता था ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट पहले अलग तरीके से मनी सप्लाई मेजर करती थी। अब जो चलता है वो है मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच चलता है और मॉडर्न अप्रोच में मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है M1, फिर होता है M2, फिर होता है M3, फिर होता है M4, ठीक है। आप मान के चलो कि इस तरीके से 4 पार्ट्स में बांट के चलते हैं। सबसे पहले M1 में क्या क्या आया, इसको आप M1 मान लो। सबसे पहले क्या क्या चीजें M1 में आ जाती हैं हमारे पास, देखो करेंसी एंड कॉइन्स बाय पब्लिक, जनता के पास कितना करेंसी कितना कॉइन्स हैं, CC। उसके साथ कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, जो ऑन डिमांड वापस करने पड़ते हैं, ठीक है।
सीसी प्लस कितने डिमांड डिपॉजिट्स डीडी प्लस जो अदर डिपॉजिट, छोटे छोटे डिपॉजिट्स कुछ आरबीआई के पास रखे होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, अदर डिपॉजिट्स ओडी। ठीक है, तो सीसी डीडी ओडी याद रखना, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, ये तीन चीजें M1 का पार्ट बन जाती हैं। सही है, करेंसी एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब आपको क्या करना है, M2, ये तो पहला मेजर हो गया, M1। M2 में क्या होता है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो एज इट इज आएगा, एज इट इज। इसके अंदर क्या जोड़ लेना, एक छोटा सा कंपोनेंट और, क्या, सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स किसके, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के। M1 में क्या जोड़ दो, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, बस इसके अंदर ये और जोड़ दो तो M2 बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों एज इट इज, बस आपको M1 याद होना चाहिए। मेन एग्जामिनेशन में M1 पे ही पॉइंट बनता है, बट फिर भी याद रखना, ये जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े से लेस लिक्विड होते हैं। लेस लिक्विड का मतलब कि इसमें पैसा थोड़ी देर में मिलता है आप लोगों को, बैंक्स का तो हाथों हाथ मिल जाता है ना, ये कंपैरेटिवली थोड़े से लेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, फिर M3 तीसरा कंपोनेंट बनाया, उसमें भी ये M1 एज इट इज, सीसी डीडी ओडी, सीसी डीडी ओडी याद रखना। ठीक है, ये माइंड में सेट करके जाना। इसमें क्या जोड़ा, यहाँ सेविंग डिपॉजिट जोड़े थे ना, अब यहाँ पे जोड़ना नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बोलते हैं हम लगभग एफडी को। टाइम डिपॉजिट किसको बोलते हैं, जो फिक्स टाइम के लिए करी जाती है, एफडी। ठीक है, तो अब M1 कैसे निकालता, सीसी डीडी ओडी, M2 में इसमें प्लस सेविंग डिपॉजिट जोड़ दो, M3 में टाइम डिपॉजिट जोड़ दो। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लास्ट M4। M4 में क्या करना है, ये पूरा का पूरा M3 लेना है। सो सॉरी, ये 3 और M3 पूरा का पूरा ले लेना, पूरा का पूरा ये M3 प्लस क्या जोड़ दो, टोटल डिपॉजिट्स, बस इसमें टोटल डिपॉजिट्स जोड़ देना, किसके, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के। अब ये M2 M3 M4 इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने जो बाद में 60 क्वेश्चंस दिए उसके अंदर M2 M3 M4 से सवाल पूछ लिया। बताओ अब मैं कैसे सम्मानित करूं, समझ नहीं आ रहा कि सीबीएसई चाहता क्या है बच्चों से। अरे कोर्स तो क्लैरिफाई कर दो भाई, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। पहले कुछ कोर्स है, किताबों में कुछ कोर्स है, एनसीईआरटी में कुछ कोर्स है, एग्जाम में कुछ कोर्स आएगा, सैंपल में कुछ कोर्स आ रहा है, बच्चे कहाँ से पढ़े यार, कमाल हो गया। M1 सीसी डीडी ओडी, M2 ये प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, M3 पूरा प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M4 ये सब प्लस टोटल डिपॉजिट्स। ठीक हो गया जी, तो ये चार चीजें हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आ जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है हमारे पास सर, अब हम लोग शुरू करते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मनी मल्टीप्लायर, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके एग्जाम में, सावधान इंडिया सवाल, और 100%, बहुत ध्यान से समझना इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, याद रखना किसकी बात कर रहा हूं, कमर्शियल बैंक्स, जो चिंटू यानी कि जनता बैंक में पैसा जमा कराती है ना, उस पैसे को ये लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मतलब उस पैसे का बहुत फायदा उठाते रहते हैं। उस मल्टीप्लाई कितने गुना हुआ, हाउ मेनी टाइम, सपोज मैंने 1000 डिपॉजिट करा और उससे उन्होंने 5000 बना लिया, तो बोलूंगा ना 5 टाइम्स, राइट। तो ये हमारा वैल्यू आता है किसका, मनी मल्टीप्लायर का। तो याद रखो इस चीज को कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, बेसिकली कि आप कितना पैसा क्रिएट कर पा रहे हो। कौन क्रिएट करेगा, कमर्शियल बैंक, किससे, जनता के इनिशियल डिपॉजिट से। ठीक है, देखो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स, कौन से बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब उनके पास फाइनल डिपॉजिट्स कितने हो जाते हैं, कितना टोटल पैसा उनके पास जमा हो जाता है एक इनिशियल डिपॉजिट की मदद से। इसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा जी, इनिशियल डिपॉजिट कि आपने कितना जमा कराया, फाइनल डिपॉजिट बैंक ने कितना फाइनली क्रिएट कर लिया, और वो किस परसेंटेज की मदद से करा। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट जितना भी आपने जमा करा, ठीक है। अब आप जितना भी पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक क्या करता है, उस पैसे को आगे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक अपने पास थोड़ी ना रखता है, बैंक क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है,
बट आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि आप सारा पैसा लोन के फॉर्म में नहीं देते, सारा का सारा पैसा आप लोन के फॉर्म में नहीं दोगे, आपको कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। मतलब सपोज आपने 1 लाख रुपीस जमा कराए तो 1 लाख लोन नहीं देगा बैंक आगे, उसका कुछ पोर्शन अपने पास बचा के रखेगा, सो दैट अगर आप वापस आगे पैसा लेने के लिए फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में बैंक क्या करता है, कुछ पैसा बचा के रखता है, बाकी लोन दे देता है। अब आप कहोगे सर आपने तो कुछ पैसा बचाया, मैं तो अपना पूरा पैसा वापस लेने आऊंगा। तो बेटा सारे थोड़ी ना आएंगे, सब लोग थोड़ी ना पैसा वापस लेने के लिए आ जाएंगे, आप ही तो आओगे, किसी और का भी तो सेव करके रखा हुआ होगा। तो यहाँ पे ना कुछ एजम्पशंस चलते हैं। क्या एजम्पशंस हैं? पहली चीज याद रखना, ये मान के चलो कि इकोनॉमी में कोई भी कैश का फ्लो ही नहीं है। इसको समझने के लिए ये मानो कि कोई कैश होता ही नहीं है, सब कुछ किससे होता है? बैंक से होता है। पहली चीज तो ये याद रखना, कैश का फ्लो नहीं है। दूसरी बात, पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, मतलब वैसे तो बहुत सारे बैंक्स होते हैं ना, बट मान के चलना कि एक ही बैंक है, ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आएगा। तीसरी चीज, ये एज्यूम्ड होता है कि सारी की सारी जनता अपना सारा पैसा निकालने एक साथ तो नहीं आएगी, है ना भाई। किसी ने पैसा जमा कराया, वो 5 दिन बाद शायद निकाले, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई 1 दिन बाद, कोई शाम को निकाल ले, तो सब लोग एक साथ तो नहीं आते हैं। ये कुछ बेसिक सी अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब बैंक क्या करता है? बैंक थोड़ा सा पैसा अपने पास बचा के रखता है, उसको बोलते हैं हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स 20% है, सिर्फ मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ओके। मैंने बस एज्यूम कर लिया कि ये 20% है। गाइडलाइंस ये हैं कि बैंक को 20% बचा के रखना है, सही। अच्छा, अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। सपोज चिंटू ने जमा करा 1000 रुपीज, चिंटू ने जमा करा 1000 रुपीज। बैंक क्या करेगा? 1000 का 20% अपने पास बचाएगा। 20% कितना हो जाएगा? 200। और लोन के फॉर्म में कितना दे देगा? 800, राइट। लोन के फॉर्म में कितना दे देगा? 800। अब क्या होगा जी, ये जो 800 है जिसके पास भी गया वो क्या करेगा? वो फिर खर्चा करेगा। अल्टीमेटली कैश तो है नहीं इकोनॉमी में, एजम्पशन तो ये है ना कि कैश नहीं है। पैसे का क्या करेगा? हर इंसान पैसा कैसे घूम रहा है भाई, मैं कमाऊंगा तो मैं किसी को पे करूंगा, वो किसी और को पे करेगा, वो किसी और को पे करेगा, पैसा ऐसे ही घूमता रहता है। तो ये जब भी पे करेगा, ये जब भी पैसा पे करेगा, अपने पास से निकालेगा तो पैसा घूम के फिर बैंक के पास, भाई जिसको भी देगा आएगा तो उसके बैंक में ही ना। तो ये 800 अगले ही राउंड में घूम के फिर बैंक के पास आ जाता है। बैंक के पास फिर 800 रुपए आ गए। बैंक इस 800 का क्या करता है? फिर से 20% 160 अपने पास बचाएगा। 800 का 160 बचा लेगा तो 800 माइनस 20% बचेगा 640। 640 दे देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन के फॉर्म में दे देगा। ये जब निकालेगा, खर्चा करेगा, फिर आ गया बैंक के पास 640। बैंक फिर क्या करेगा? इस 640 का 20% यानी 128। 128 का फिर से रिजर्व बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 640 में से 128 देके 512 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे ही ये सर्कल चलता रहेगा, 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 ठीक है। सर ये बंद कब होगी टेबल? ये टेबल बंद तब होती है जब अल्टीमेटली बैंक के पास यहां पे रिजर्व क्रिएट हो जाता है 1000 रुपीज का। मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट है ना, यही बैंक के पास कितना रिजर्व आ जाता है? 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का रिजर्व बन जाता है बैंक के पास। यानी इतना तो बैंक रिजर्व ही बना देता है। तो फिर सर ये डिपॉजिट जो बैंक के पास आ रहे हैं टोटल 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 टोटल, तो इसका टोटल कितना बनेगा? इसका टोटल बन जाएगा बेटा जी 5000। इसका टोटल कितना बन जाएगा? 5000। 5000 का 20% 1000 बैंक ने रिजर्व बनाए और लोन कितना बांट दिया? 4000 रुपए, ठीक है। देखो 1000 रुपए आए थे और लोन कितना बांट दिया? 4000 रुपए। ये बेसिकली पैसा घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। सर ये तो आपको तो कैसे पता लगा? ये देखो ऐसे पता लगा, मल्टीप्लायर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR, 1/ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सपोज मैंने लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% माना था, तो इसको कैसे लिखूं? इसको 20% को 0.20 लिख सकता हूं, 0.20। तो 1/0.20 इज 5 टाइम्स, 1/0.20 इज 5 टाइम्स। सपोज आपको ये समझ नहीं आया तो 20% को कैसे लिखते हो? 20/100, ऐसा ही तो लिखते हो। ये 100 यहां ऊपर चला जाता है, तो 100/20 इज 5 टाइम्स। अब यहां से बहुत क्लियरली डिफाइंड था कि बैंक टोटल डिपॉजिट कितने बना लेगा? 5 गुना बना लेगा, 5 टाइम्स बना लेगा। किसके?
इनिशियल डिपॉजिट्स के। इनिशियल डिपॉजिट्स कितना था 1000, तो 1000 इंटू 5000 रुपीज के टोटल डिपॉजिट्स बन जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल डिपॉजिट्स, तो याद रखना टोटल डिपॉजिट्स इज इनिशियल डिपॉजिट इंटू मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट इंटू मल्टीप्लायर, 1000 इंटू 5। अब इसके अंदर एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं तुम्हें बताता हूं कैसा क्वेश्चन आता है। सर अगर हम ये बैंक पैसा बना कैसे रहा है, ये किस पे डिपेंड होता है? देखो बैंक पैसा बना रहा है जितना बांट रहा है, जितना बांट रहा है उतना पैसा बन रहा है। तो अगर रिजर्व कम हो, अगर रिजर्व कम कर दूं 20% की जगह 10% कर दूं, तो बैंक ज्यादा लोन देगा। भाई पैसा कम जोड़ा ना, अगर रिजर्व कम कर दिया तो लोन ज्यादा देगा, लोन ज्यादा देगा तो टोटल डिपॉजिट भी ज्यादा बनेगा, यानी मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई ज्यादा होगी अमाउंट, ठीक है। और अगर रिजर्व बढ़ा दूं, अगर रिजर्व बढ़ा दूं तो लोन कम दिया जाएगा, लोन कम दिया जाएगा तो टोटल डिपॉजिट भी कम बनेगा। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रिजर्व कम तो लोन ज्यादा, भाई यहां पैसा कम जुड़ेगा तो लोन ज्यादा दिया जाएगा ना, और जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा अमाउंट, ठीक है। इसके एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, देखो रिजर्व हम 20 की जगह 10% कर लेते हैं, सपोज 20 की जगह कितना कर लो 10%, कम का एग्जांपल दे रहा हूं, रिजर्व कम का। अगर मैं 10% कर लूं तो मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आएगी 1/0.10, आ गई या नहीं आ गई? 1/0.10, इसका मतलब 10 टाइम्स। देखो पहले बन रहा था 5 टाइम्स, अब बन रहा है 10 टाइम्स। मल्टीप्लाई ज्यादा होगा या नहीं होगा? जैसे ही रिजर्व कम करा, लोन ज्यादा बटा, तो टोटल डिपॉजिट भी ज्यादा बन के आएगा, मल्टीप्लायर भी ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर मैं रिजर्व को बढ़ा दूं, इसको सपोज 50% कर देता हूं, 50%, तो 1/0.50, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, दिस विल बी 2 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर रिजर्व बढ़ा देता हूं तो लोन कम जाता है, टोटल डिपॉजिट भी कम बनता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, इसे अच्छे से करके जाना, ये सब फॉर्मूलाज याद रखना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। चलो जी, एक चीज और मुझे याद आ गई यहाँ पे, मनी मल्टीप्लायर का और एलआरआर का इनवर्स रिलेशन होता है, याद रहेगा। मनी मल्टीप्लायर और एलआर का रिलेशनशिप इनवर्स, यानी कि एलआरआर अगर ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ लिखवा ही दिया। देखो रिजर्व अगर ज्यादा होगा तो टोटल डिपॉजिट कम होंगे, रिजर्व अगर कम होगा तो टोटल डिपॉजिट ज्यादा होगा, इनका रिलेशन इनवर्स है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम बैंकिंग, जो मेजर कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स की बात होती है इसके अंदर। सबसे पहले डिस्कशन होता है कि व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक क्या होता है? हमारे आसपास जितने भी बैंक्स हैं जिनके साथ आप डीलिंग करते हो, मैं डीलिंग करता हूं, हम जनता डीलिंग करती है, उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, हमारे डिपॉजिट जमा करते हैं, लेंडिंग फंड्स, हमें लोन देते हैं, और उन पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट भी करते हैं वो लोग, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। तो क्या है कमर्शियल बैंक्स? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका पर्पस क्या होता है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, फंड्स लेंड करना, इन्वेस्टमेंट्स करना विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सर ये? इनके जो फंक्शंस हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में वही एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, ठीक है, यानी डिपॉजिट्स लेना और लोन देना। और सेकेंडरी में मैंने याद कराया है बच्चों को अ डॉग, ADOG, अ डॉग, वाह। एजेंसी फंक्शंस, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे पास ये फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। अच्छा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है? द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट वेरियस काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स। मेजर इनका फंक्शन होता है एक्सेप्ट करना अलग अलग तरीके के डिपॉजिट। सर कितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं? देखो डिपॉजिट्स तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट मेजर आपको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट्स, जिनको हम डीडी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स मेनली जनरली किसके होते हैं? बिजनेसमैन के। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिनको हम एफडी बोलते हैं या टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स, जिनको हम एसडी बोलते हैं। तो डीडी, एफडी, एसडी 3 प्रकार के डिपॉजिट्स हैं, इन्हें फटाफट से क्विकली देख लो। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? द डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे आपको वापस मिल जाएंगे। जैसे बिजनेसमैन ने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है
तो वो तो यार दिन में 10 बार जमा कराएगा, 10 बार मांगेगा, करंट अकाउंट होल्डर होता है ना, तो वो सब डिमांड डिपॉजिट्स में जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो फिक्स टाइम के लिए जमा कराए जाते हैं, यूजुअली लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एफडी करा के रखते हैं फिक्स टाइम के लिए। सेविंग डिपॉजिट कौन सा होता है? सेविंग होता है जो एक आम आदमी अपनी सेविंग्स करता है, थोड़ा बहुत पैसा कभी कुछ दिन में जमा करा दिया, जरूरत पड़ी तो निकाल लिया। मतलब इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं होती, इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं और आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में बस आपकी सेविंग्स होती हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती हैं, थोड़ी बहुत सेविंग्स के लिए अकाउंट होता है। ठीक है, यहां पे अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिमांड डिपॉजिट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो। एफडी की बात करूं तो 2 ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक जमा कराते टाइम और एक निकालते टाइम। जब भी आप निकालोगे 10 साल की होगी तो 10 साल बाद, 15 की होगी तो 15 साल बाद। क्या सर मैं पहले एफडी विड्रॉ कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। ट्रांजैक्शन तो 2 ही होंगी ना, जमा कराते हुए और निकालते टाइम। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब कि इससे ज्यादा और इससे कम। क्या चेक फैसिलिटी होती है? एक बिजनेसमैन तो भाई सुबह से लेकर शाम तक चेक्स पे काम करेगा, तो चेक फैसिलिटी यस। एफडी पे नहीं होती, एफडी कराइए और उसी में से चेक दे रहे हो ये तो नहीं होती, इसमें होती है यस, इसमें भी होती है। देन वी हैव डिमांड डिपॉजिट्स, यूजुअली कौन यूज करते हैं? बिजनेस फर्म्स। एफडी हाउस होल्ड्स, सेविंग डिपॉजिट्स भी हाउस होल्ड्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स पे क्या आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इवन बैंक कई बार अपने बैंक चार्जेस ले लेता है कि आपने इतनी सारी ट्रांजैक्शन करी है तो बैंक चार्जेस हमें दो, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एफडी पे इन तीनों में से हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी पे होता है। सेविंग में एफडी से कम होता है, बस इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, लगभग इसमें 3 से 3.5% का होता है और इसमें लगभग 4 to 5%, कुछ बैंक्स का 6%। अलग अलग बैंक्स अपनी अपनी मार्केटिंग के लिए अलग अलग करते रहते हैं, बट नॉर्मल रेट्स यही है, 3 से 3.5%, 4 to 5% एफडी का रेट्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे डिपॉजिट्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सर लोन्स। अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपको लोन भी देता है। कितने टाइप ऑफ लोन होते हैं? सबसे पहले कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कौन सा होता है? देखो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको जब भी लोन देगा तो आपको बोलेगा भाई कोई ना कोई सिक्योरिटी जमा कराओ, फिक्स एसेट जमा कराओ। अब हमारे पास फिक्स एसेट तो नहीं है, कई बार नहीं होते लोगों के पास, तो वो बोलते हैं मेरे पास करंट एसेट्स हैं, मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं, क्या मुझे इनके बदले में भी लोन मिल सकता है? तो बोलेंगे हाँ मिल सकता है। जो लोन आपको करंट एसेट्स के अगेंस्ट मिल जाता है उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। दिस लोन इज प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर ऑफ द बैंक अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन, ये इसकी खास बात होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख रुपीज, 10 लाख का लोन लिया तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज क्रेडिट कर देगा, आपकी लिमिट बना देगा एक तरीके से कि आप 10 लाख रुपीज तक विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक में से। अब आप जितना विड्रॉ करोगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा। सपोज आपने 5 लाख की विड्रॉ करा, अभी आपको नीड थी 5 लाख की, तो इंटरेस्ट इस 5 लाख पे ही लगेगा, 10 पे नहीं लगेगा। सपोज आपने अब 2 लाख और विड्रॉ कर लिया तो 5 पे तो लग ही रहा था, अब इस पे भी लगना शुरू हो जाएगा। सपोज आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो इन दोनों पे लग रहा था, अब इस पे भी लगना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जनरली क्या होता है, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, अब आप निकालो या ना निकालो इंटरेस्ट लगना शुरू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है जितना निकालोगे सिर्फ उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। डिमांड लोन्स कौन से होते हैं? बहुत ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है ये। द लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक ऑन डिमांड। जैसे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना, आप कभी भी उसको ऑन डिमांड निकालते हो, ऐसा ही होता है कि बैंक ऑन डिमांड आपसे वापस ले सकता है कि अभी तो लोन ले जाओ, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो बस मीनिंग याद रखना, विच कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक ऑन डिमांड। शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से होते हैं? जो आपके पर्सनल लोन्स होते हैं। जितने भी इंडिविजुअल हम सब पर्सनल लोन्स लेते हैं, कुछ भी सिक्योरिटी रखवा के, उनको हम शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं। These are given as personal loans against some collateral security। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोन्स, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस में अडॉग, जिसमें सबसे पहले आता है एजेंसी। एजेंसी का मतलब बैंक मेरा काम करेगा, मेरा क्या बन के? एजेंट बन के। यानी मैं प्रिंसिपल हूं, प्रिंसिपल का मतलब मैं मालिक हूं, और बैंक मेरा एजेंट बन के मेरे लिए ये सारे काम करेगा। क्या क्या करेगा बैंक? सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अगर कोई फंड ट्रांसफर करना है तो बैंक को मैं ऑर्डर करूंगा कि ये पैसा उसके अकाउंट में डाल दो, उसके अकाउंट में डाल दो, ट्रांसफर हो जाएगा। नंबर 2, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा हर महीने कटता है तो बैंक मेरे बिहाफ पे पे कर देगा। मेरा कोई इंटरेस्ट है वो बैंक हर महीने पे कर देगा।
मुझे कुछ पैसा कहीं से कलेक्ट करना होता है, वो बैंक मुझे कलेक्ट करवा देगा, यानी एक तरीके से मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आपको कुछ सिक्योरिटीज बाय करनी है, कोई फंड्स लेने हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, कुछ और लेना है, तो वो परचेज सेल करवाने में भी बैंक आपकी हेल्प करेगा एज योर एजेंट। इनकम टैक्स कंसल्टेंसीज, अगर आपको बैंक से कोई इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी लेनी है तो बैंक्स के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बेसिकली एज एजेंट आपका काम करते हैं, ठीक है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आप सब जानते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है कि जब हम उधार पे किसी को कोई माल बेचते हैं, क्रेडिट पे, जब हम क्रेडिट पे उधार पे किसी को कुछ सामान बेचते हैं और वो हमें प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद। सपोज किसी ने मुझे प्रॉमिस करा, किसने? चिंटू ने, ये चिंटू है, इसने मुझे प्रॉमिस करा कि मैं आपका पैसा दूंगा 3 मंथ्स के बाद, और एक मुझे बिल लिख के दे दिया। इस बिल को हम अकाउंटिंग टर्म्स में BR बोल देते हैं, बिल्स रिसीवेबल, कि मुझे पैसा लेना है। कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं तो उन्हें BR का मतलब नहीं पता होता, इसीलिए मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूँ। अब ये जो बिल है इसका पेमेंट कब होगा? आफ्टर 3 मंथ्स होगा। पेमेंट तो 3 महीने बाद होगा। अब सपोज मुझे पैसे की जरूरत आज ही पड़ गई, मुझे आज ही पैसा चाहिए, तो मैं कई बार एक ऑप्शन का फायदा उठा सकता हूं। मैं बैंक के पास जाऊं, ये बिल लेके, और बैंक को बोलूं देखो यार मुझे ये 10,000 रुपीज का बिल है, ये पैसा मुझे 3 मंथ्स के बाद मिलेगा, बट मुझे पैसा आज ही चाहिए, क्या आप मुझे आज पैसा दे सकते हो? 3 मंथ्स के बाद आप ये बिल ले जाना चिंटू के पास और आप ले लेना ये पैसा। बैंक ने बोला ठीक है हम दे देंगे आपको पैसा, लेकिन अपने चार्जेस लेंगे, बैंक फ्री में कुछ नहीं करता। बैंक ने बोला ठीक है हम आपको इस 10,000 के बदले में आज हम आपको 9,000 दे देंगे। चिंटू से हम जाके 10,000 ले लेंगे, 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो सबका फायदा हो गया, बैंक का भी फायदा, मेरा भी फायदा, और चिंटू को तो पे करना ही था। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्या करा, अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और बैंक ने कितने चार्जेस लिए, इन चार्जेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। 1,000 रुपीज के बैंक ने चार्जेस लिए, मुझे मिल गया मेरा 9,000, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज बेसिकली जब हम लोग अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, तो बैंक अपने सब कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। देखो सबसे पहले ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये बैंक के रिलायबल रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स को दिया जाता है, जिनका क्रेडिट वर्दीनेस, यानी जिनसे बैंक को पता होता है कि ये पैसा हमारा चुका देंगे, वापस दे देंगे, जिनका वर्दीनेस अच्छा होता है, बैंक उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। और ये फैसिलिटी आपको जनरली करंट अकाउंट में मिलती है, बिजनेसमैन लोगों को मिलती है ये फैसिलिटी, ठीक है। अब सपोज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीज पड़े हैं और मैंने 3 लाख रुपीज के 4 चेक्स काट दिए, मुझे याद ही नहीं रहा, 3 लाख रुपए के 4 चेक काट दिए, और मेरे अकाउंट में पड़े थे सिर्फ 10 लाख रुपए। अब आखिरी वाला चेक तो डिजोनर होना चाहिए, क्योंकि चेक तो 3 लाख रुपीज का है, डिजोनर का मतलब बाउंस होना चाहिए। शुरू के 3 चेक तो लग गए, 9 लाख रुपीज कट गए, मेरे अकाउंट में बचे 1 लाख, और वो चेक है 3 लाख रुपीज का। तो अगर मेरी बैंक में रेपुटेशन अच्छी होगी और मैं डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शंस करता हूँ बढ़िया, तो बैंक इस चेक को डिजोनर नहीं करेगा, बैंक इस चेक को भी क्लियर कर देगा, और मेरा जो बैलेंस है वो खड़ा हो जाएगा -2 लाख रुपीज। तो मैं जब सुबह अपने अकाउंट में पैसा जमा कराऊंगा तो पहले बैंक अपने वो 2 लाख रुपीज काट लेगा। ये जो 2 लाख रुपीज मैंने अपने अकाउंट में बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करा, इसी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो क्या होता है जी, अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। करंट अकाउंट याद रखना, एग्रीड लिमिट याद रखना। प्रोवाइडेड ओनली टू रिस्पेक्टेड एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए दिया जाता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन कौन से होते हैं जी? जनरल यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, जो जनरल सेटिस्फैक्शन देते हैं हमें, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देते हैं हमें। सबसे पहला लॉकर फैसिलिटी, अगर आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने घर में नहीं रखना चाहते, खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, पहले लोग शेयर्स वेयर्स लेते थे, पेपर पे होते थे, तो वो आप बैंक से लॉकर ले सकते हो। एक तरीके का बॉक्स टाइप का छोटा सा लॉकर होता है, उसके अंदर आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी कोई चाबियां वाबियां इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें आपको रखनी है, आप रख सकते हो। लॉकर फैसिलिटी। ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक इसलिए होता है, कुछ लोग ट्रैवल करते टाइम कैश ले जाने से डरते हैं कि हमारी जेब ना काट ले कोई, पैसे सारे गिर ना जाए, तो आप बैंक से ट्रैवलर्स चेक ले सकते हो। ट्रैवल करते टाइम बैंक आपको एक चेकबुक प्रोवाइड कर देगा, आप सब जगह इससे पेमेंट करो ट्रैवलर्स चेक से। और अगर कोई आपकी जेब भी काट लेता है तो उसके कोई काम नहीं आएगा जब तक आप उस पर साइन नहीं करोगे, तो किसी काम का तो है नहीं, तो आप लॉस से बच सकते हो। इसको हम ट्रैवलर्स चेक बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके से गारंटी का लेटर होता है। देखो ये बेसिकली इंपोर्ट जब हम करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चलता है। अगर आपने क्लास 11 में इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा हो,
बिजनेस स्टडीज में, जिनके पास बिजनेस स्टडीज नहीं है मैं बता देता हूँ। देखो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्टर होता है, जो सामान एक्सपोर्ट कर रहा होता है, उसको डाउट होता है कि आप पैसे दोगे भी या नहीं दोगे, तो वो बोलता है कि आप अपने बैंक से लिखवा लाओ, क्योंकि मैं तो भाग सकता हूँ इंपोर्ट करने वाला, बैंक थोड़ी ना भागेगा। वो बोलता है कि आप अपने बैंक से लिखवा के लाओ कि अगर आपने पैसे ना दिए तो बैंक आपके बिहाफ पे पैसा देगा, ठीक है। तो बैंक अगर मुझे लिख के दे दे कि हाँ ठीक है ये हमारे रिस्पेक्टेबल रिलायबल कस्टमर है, हमें इन पे पूरा भरोसा है और इनके लिए आप गुड्स एक्सपोर्ट कर दो, मैं इंपोर्टर हूं ना, मेरे लिए आप एक्सपोर्ट कर दो, ये पैसा दे देंगे। और अगर इन्होंने ना दिया तो पेमेंट हम करेंगे। उस गारंटी लेटर को क्या बोला जाता है? एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक वो लेटर है जो सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। अब आ जाते हैं जी सेंट्रल बैंक के ऊपर। सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है जी? सभी बैंकों का बैंक। सबसे बड़ा बैंक हमारे देश में सेंट्रल बैंक होता है। पब्लिक उसके साथ डील नहीं करती, सिर्फ दो लोग डील करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, एक कमर्शियल बैंक्स, दूसरा गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर हो, जैसे HDFC, ICICI, या पब्लिक सेक्टर हो, PNB, SBI, ये लोग डील करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। सिमिलरली गवर्नमेंट डील करती है सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है? इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट। कंट्रोल का मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ऑपरेट का मतलब ऑपरेशंस देखना, रेगुलेट्स करना, कुछ गलती हो रही है तो उसे सुधारना, एंड डायरेक्ट करना, यानी डायरेक्ट करना, बताना कि कैसे काम होगा। द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, पूरा मॉनेटरी मनी का स्ट्रक्चर और बैंकिंग स्ट्रक्चर कंट्री का। ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। सभी फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज का अपना खुद का सेंट्रल बैंक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसको RBI 1935 बोलता हूँ, आप भी ऐसे ही बोलना RBI 1935, क्योंकि ये कब सेटअप हुआ था? 1935 में। RBI एक्ट पास हुआ 1934 में, एंड देन 1935 से RBI वर्किंग में आ गया। इंग्लैंड का जो है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में, और USA का होता है फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? विच फंक्शंस या व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा? तो देखो यार, सेंट्रल बैंक के ये मेनली 5 फंक्शंस होते हैं। करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी, या फिर इसको हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। अदर नाम याद रखना, बैंक ऑफ इशू, यानी जितनी भी करेंसी जो हमारे देश में चल रही है, जितना भी पैसा कैश हम लेके घूमते हैं, किसने इशू करी है? दैट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे सेंट्रल बैंक ने इशू करी है। सेंट्रल बैंक हैज द सोल का मतलब अकेला, इसी के पास अथॉरिटी है फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया RBI इशूज करेंसी, सारी की सारी करेंसी कौन इशू करता है? RBI, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपए का नोट और सिक्के, इसे छोड़ के ये इशू करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली सभी करेंसी का कंट्रोल RBI के अंडर आता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट और कॉइन्स छोड़ के। ये 2 चीजें गवर्नमेंट के अंडर आता है, अंडर देयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। क्या एडवांटेजेस हैं जी इस चीज के? पहली बात, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, पूरे देश में एक समान नोट्स चलते हैं। अगर अलग अलग बॉडीज होती जो अलग अलग नोट्स इशू कर रही होती तो क्वालिटी का डिफरेंस आता, डिजाइन का डिफरेंस आता, फिर असली नकली का झगड़ा होता। तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक जैसा रहे सिस्टम, इसीलिए RBI को पावर दी गई है। एंश्योर्स पब्लिक फेथ, पब्लिक का भरोसा भी है, इतना बड़ा बॉडी है, किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं होगा, किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं होगा इस चीज में, इसीलिए। नंबर 3, गिव सेंट्रल बैंक द पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। तीसरी बात, इकोनॉमी में पैसा कितना जाना चाहिए, ज्यादा है कम है, ये पावर भी रहती है सेंट्रल बैंक के पास कि अपने हिसाब से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। मनी सप्लाई अभी मनी में पड़ा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, है ना। तो जनता में कितना पैसा पहुंचाना है ये भी कंट्रोल कर सकता है RBI अपने पास से, ठीक है जी। तो करेंसी अथॉरिटी हो गया। देन वी हैव बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? जैसे हमारा बैंकर कमर्शियल बैंक्स, सरकार का बैंकर सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो RBI एक्ट्स एज अ बैंकर, पहली बात तो बैंकर, दूसरी बात एजेंट, हमारे लिए एजेंट कमर्शियल बैंक्स थे, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट को कौन देता है? RBI देता है। एज अ बैंकर, अच्छा एज अ बैंकर क्या काम करता है? इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट इनके पास होता है। ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर डन, सारी रिसिप्ट पेमेंट्स इसी अकाउंट से होती हैं सरकार की। इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो वो भी यही प्रोवाइड करेंगे।
एज एन एजेंट बन के क्या करते हैं, पब्लिक डेट्स, जितने भी पब्लिक डेट्स होते हैं, जो भी डेट्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी कौन मैनेज करेगा, आरबीआई मैनेज करेगा। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट को एडवाइस करता है अलग अलग मॉनेटरी मैटर्स पे, किस तरीके से काम करना है, इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई, कब इन्फ्लेशन, कब डिफ्लेशन, कैसे चीजें देखनी है, सब एडवाइस कौन करेगा, आरबीआई। बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक भी आरबीआई। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, सुपरवाइजर्स, चेक करना, सुपरविजन रखना ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। उसके बाद इट बियर्स सेम रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक मेंटेन विद पब्लिक। जो संबंध जनता का कमर्शियल बैंक से है वही संबंध कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक से है। यानी जो रिश्ता हमारा कमर्शियल बैंक से है वही रिश्ता कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक से, ये रिश्ता यही कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एज अ बैंकर इट परफॉर्म्स 3 कैपेसिटीज। पहली बात, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। जितने भी आपको कैश जमा करना है, जो भी डिपॉजिट्स करने हैं, रिजर्व्स रखने हैं, वो कमर्शियल बैंक्स का कस्टोडियन, किसकी कस्टडी में, किसके पास रखे जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है एक आखिरी सहारा, आखिरी, मेरी हिंदी बहुत खराब है यार, सहारा, ठीक है। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक को कोई पेमेंट करनी है, पैसा है नहीं उसके पास, कहीं से भी उसका पास फंड्स रेज नहीं हो रहे, तो उसके पास एक अंतिम, आखिरी आस, आखिरी सहारा, उसके लिए कौन लास्ट रिजॉर्ट के लिए लेंडर होता है, कौन उसकी मदद करेगा, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी हेल्प करते हैं। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस का मतलब अगर बैंक को, इंटर बैंक, एक बैंक को किसी दूसरे बैंक का पेमेंट करना है और वो क्लियर करवाना है पेमेंट्स वगैरह, तो सेंट्रल बैंक आसानी से करा देता है, क्योंकि इनके पास तो हर बैंक का अकाउंट होता है। सपोज आरबीआई के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, तो दोनों के अकाउंट हैं उनके पास, तो आराम से क्लियर हो जाता है। तो एज अ क्लियरिंग हाउस भी ये काम करते हैं। एज अ सुपरवाइजर इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स, वही कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करके चलते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिर से कस्टोडियन वर्ड आ गया। कस्टोडियन का मतलब वही अपने पास कस्टडी में रखना, बैंकों के लिए उनके कैश रिजर्व्स और पूरी पब्लिक के लिए या पूरी कंट्री के लिए जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। मतलब कि हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं, देखो जब भी हम सामान बाहर बेचते हैं तो हमारे पास डॉलर्स आते हैं या कोई भी फॉरेन करेंसी आती है, तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो सब कौन रखता है अपने पास, आरबीआई रखता है। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन कंट्रीज गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी हमारे देश का सोना है, कंट्री का गोल्ड है, देखो क्योंकि बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि कितने ही नोट छाप लो, फिर तो छापते रहेंगे छापते रहेंगे छापते रहेंगे, हर इंसान अमीर हो जाएगा, बट बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर काम ही नहीं हो पाएंगे लोगों, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। तो जितने भी आरबीआई नोट प्रिंट करता है उतने ही अमाउंट का गोल्ड उसको अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। गोल्ड क्यों, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है, प्रीशियस मेटल है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, राइट। तो कंट्री का सोना जितना भी है और जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो सब आरबीआई की कस्टडी में रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रूटेड थ्रू आरबीआई। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आरबीआई से होके ही गुजरेंगी, ठीक है जी। देन वी हैव कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में क्या होता है, बेसिकली आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा जाना है या कितना पैसा नहीं जाना। तो ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आता है, कभी इन्फ्लेशन कभी डिफ्लेशन, आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में ये करके रखता है। कैसे करता है सर, ये थोड़ा सा समझा दो। चलो मैं आप लोग को समझाता हूं। देखो अगर हम बात करें ना कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की, तो एज अ कंट्रोलर आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव में आरबीआई के पास एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस
एक होता है LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, CRR और SLR। तो इस तरीके से हमारे पास सेंट्रल बैंक के मनी को कंट्रोल करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, ये सब क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसको हम लोग बेसिकली सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को हम लोग क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं, क्रेडिट राशनिंग। देखो बेसिकली क्या होता है, दो सिचुएशन होती हैं जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएट होती हैं। एक होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई होना, प्राइसेस हाई होना। एक होता है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होता है जब प्राइसेस गिरे हुए हों, सस्ता हो सब इकोनॉमी में। देखो प्राइसेस कब ज़्यादा होते हैं, महंगाई कब होती है इकोनॉमी में, जब भी जनता ज़्यादा डिमांड कर रही हो। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ी हुई है ना, लोग डिमांड कर रहे हैं खूब, तो वो महंगा होता चला जाएगा। और अगर डिमांड कम है तो वो सस्ता होता चला जाएगा। तुम्हें पता है ना, अभी कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में भी बिके, राइट? क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अभी आज के टाइम पे सब नॉर्मल है तो प्राइस भी नॉर्मल आ चुका है, राइट? तो बेसिकली डिमांड जब ज़्यादा होती है तो प्राइस भी तेज होता है। डिमांड ज़्यादा कब है? जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है। भाई लोगों के पास पैसा है वो तभी तो डिमांड कर रहे हैं। मनी सप्लाई ना हो तो डिमांड भी ना हो। और यहाँ पे क्या होता है, मनी सप्लाई कम होता है। तो अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, खूब महंगाई है। तो महंगाई क्यों होती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है। तो आरबीआई इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इस मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है। आरबीआई कोशिश करता है कि कम से कम पैसा जनता तक पहुंचे और जनता के पास जितना पैसा है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए, राइट? और डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई कम होता है तो आरबीआई कोशिश करता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, जितना हो सके बढ़ाया जाए। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ये मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव में आता है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट एक ही बात होती है। इन दोनों का मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, बस याद रखना, ये लॉन्ग टर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये शॉर्ट टर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का होता है और ये शॉर्ट टर्म का होता है। सर ये होता क्या है ये तो बताओ। देखो फॉर एग्जांपल ये जनता है, जनता लोन लेने किसके पास जाएगी? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को मैं यहाँ पे एसबीआई बोल देता हूँ, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको मैं एसबीआई बोल देता हूँ। अब एसबीआई को भी पैसा कहाँ से आएगा? एसबीआई कुछ तो जनता से आएगा, लेकिन कुछ पैसे के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा? आरबीआई। इसको थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं ताकि पता रहे कि ये सबसे बड़ा है, आरबीआई। ये हमारा आरबीआई हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर एसबीआई बोरो करे पैसा आरबीआई से, अगर बोरो करे लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो इसको इंटरेस्ट देना होगा उसको बैंक रेट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट। और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करे, छोटे टाइम के लिए बोरो करे, तो जो इंटरेस्ट देना होगा उसको रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चाहे बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, ये क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कमर्शियल बैंक पे करता है किसको? सेंट्रल बैंक को, अगर उसने लोन लिया हो। सही है जी। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई नहीं चाहता कि जनता में पैसा जाए, बहुत महंगाई है, बहुत पैसा ऑलरेडी है, तो आरबीआई नहीं चाहता कि जनता में पैसा जाए। तो आरबीआई क्या करता है? इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। आरबीआई बैंक रेट को भी इंक्रीज कर देगा और रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देगा कि अगर आपको हमारे से पैसा चाहिए तो चाहे तुम शॉर्ट टर्म के लिए लो चाहे तुम लॉन्ग टर्म के लिए लो, बहुत महंगा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें बढ़ा हुआ मिलेगा तो जब जनता बोरो करने के लिए आएगी तो क्या इनके लेंडिंग रेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे? ये बोलते हैं कि अगर हम आपको लेंड करेंगे, हम आपको लोन देंगे तो आपको भी महंगा मिलेगा। भाई देखो नॉर्मली 6% का इंटरेस्ट चलता था या 7 चलता था या 8 चलता था, बट क्योंकि इस बार बैंकों को ही महंगा पैसा मिल रहा है तो मार्केट में भी महंगा देना पड़ेगा उन्हें। भाई अगर मुझे पीछे से सामान महंगा मिलेगा तो मैं भी तो महंगा ही बेचूंगा, तो जनता शायद कम ले क्योंकि महंगा है ना। तो अगर हम बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो उस सिनेरियो में कमर्शियल बैंक्स को अपने लेंडिंग रेट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। लेंडिंग रेट्स बढ़ जाते हैं तो पब्लिक लोन नहीं लेती या कम लेती है, तो उससे मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या नहीं होगा? यही सीधा सा फंडामेंटल। सपोज मनी सप्लाई बढ़ाना है
पैसा पहुंचाना है तो इन रेट्स को कम कर दो। सपोज ये रेट कम कर दिया जाए, आरबीआई का है हमारे से खूब पैसा लो सस्ते में, तो जनता को भी सस्ते में लोन देंगे, पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, चीजें सेटल हो जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें इससे करी जा सकती है। एक इसमें रिवर्स आता है, रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? देखो रिवर्स रेपो रेट होता है इसी केस में, सपोज मान के चलो कि वही 3 लोग हैं। कौन कौन 3 लोग हैं जी? एक चिंटू है, जनता किसके पास जाएगी? एसबीआई के पास। एसबीआई किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। ठीक है, और ये चिंटू के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो ये कहां पे डिपॉजिट करता है? ये डिपॉजिट करता है एसबीआई में। एसबीआई इसको इंटरेस्ट देता है, एसबीआई इस पैसे को कहां जमा कर सकता है? एसबीआई अगर चाहे तो एसबीआई जमा कर सकता है आरबीआई में, आरबीआई भी इसको इंटरेस्ट देता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। ये जमा करते टाइम होता है, अभी तक लोन की बात हो रही थी, अब जस्ट रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आरबीआई ये चाहता है कि इकोनॉमी में पैसा ना पहुंचे, पब्लिक तक पैसा ना पहुंचे, तो आरबीआई क्या करता है? अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। आरबीआई बोलता है हमारे पास पैसा जमा करो, अभी तक हम तुम्हें 5% दे रहे थे, अब हम तुम्हें 15% देंगे, 15% का इंटरेस्ट रेट देंगे, हमारे पास पैसा जमा कर दो। तो आरबीआई ने जैसे ही ये रेट बढ़ाया, कमर्शियल बैंक्स अपना मैक्सिमम पैसा यहाँ पे जमा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, यहाँ पे जमा शुरू कर देंगे। सारा पैसा आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया इनका। अब जब बहुत सारा पैसा इधर आरबीआई के पास चला गया तो पब्लिक को देने के लिए तो इनके पास बहुत कम बचा कंपैरेटिवली। अगर सारा इनके पास रहता ये जनता को बांटते। तो इस केस में भी मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। समझ गए? इसके बाद क्या आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनका आरबीआई सेल एंड परचेज करता है। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर 2 ही बॉडीज हैं। कौन कौन सी? एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक हमारे बड़े बुजुर्ग आरबीआई। ठीक है जी। अब होता क्या है जी? व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, हमें मनी सप्लाई रोकना है कि जनता में पैसा ना पहुंचे। तो आरबीआई क्या करता है? इसके पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ये इसे सेल करने की कोशिश करता है कि ले लो, हमारे से सिक्योरिटीज खरीद लो, फायदे में रहोगे, सिक्योरिटीज खरीद लो। तो जब ये सिक्योरिटीज सेल करेगा तो यहां से पैसा इधर आ जाएगा, सारा काफी हद तक पैसा इधर आ जाता है। जब पैसा इधर आ जाता है तो जनता के पास पैसा पहुंचता नहीं है, जनता परेशान, पैसा ये रोता है चिंटू, पैसा पहुंचता नहीं है। तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और अगर बढ़ाना हो तो ये क्या कर देता है? परचेज करता है, अपनी सिक्योरिटी वापस खरीद लेता है। जब वापस खरीदेगा तो इन्हें पैसा देगा तो ये चिंटू को पैसा दे सकते हैं। समझ गए? तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होता है। इसके बाद लास्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स अभी आप मल्टीप्लायर में ही पढ़ के आए हो। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि जो बैंक्स को रिजर्व्स बचा के रखने होते हैं, कुछ पैसा जोड़ के रखना होता है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के 2 पार्ट्स हैं। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। आरबीआई क्या बोलता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कौन बोलेगा? आरबीआई बोलेगा चिंटू ने आपके पास 1000 रुपीज डिपॉजिट करे, 1000 जमा करे। आप ये सारा का सारा जनता में लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप इसका कुछ पार्ट, लेट सपोज 10% तो इसका अपने पास रखोगे और कुछ पार्ट सपोज 10% ही हमारे पास रखोगे। तो बेसिकली 1000 का 10% यानी कि 100 रुपीज तो एसबीआई ने रख लिया अपने पास ही, खुद के पास, और 100 रुपीज आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया। तो 1000 में से 200 का एलआरआर बन गया, टोटल बन गया। तो वो जो टोटल रिक्वायरमेंट्स हुए, टोटल एलआरआर हो गया, वो बच गया पब्लिक में जाने से, राइट। तो पब्लिक में 800 जाएगा, अब जनता में कितना जाएगा? 800। तो 1000 में से 200 बच गया, 800 गया, 800 गया, दैट इज द मनी सप्लाई जो जनता में पहुंचेगी। अब आरबीआई ये चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो, कम पहुंचे पैसा जनता के पास। तो आरबीआई क्या करता है? इन दोनों रेट्स को बढ़ा देता है। इसको भी 10 से 20% कर दिया, इसको भी 10 से 20% कर दिया। बोला अपने पास भी 20% रखो और हमारे पास भी 20% रखो। तो 1000 का 20%
200 रुपीज अपने पास रखो, 200 हमारे पास रखो, तो इस बार 1000 में से 400 तो यही रखे। इस बार कितना पैसा जाएगा? 600। तो मनी सप्लाई कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। तो जो पैसा रिजर्व के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई क्या सेंट्रल बैंक है? उसको बोलते हैं सीआरआर। सी से याद रखना, सी से सेंट्रल बैंक, सी से सीआरआर। जो पैसा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल के पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है, ठीक है। और जो अपने पास रखना है, क्या मैं सेल्फ बोल सकता हूं? सेल्फ, मेरे पास। जो अपने पास रखना है, खुद के पास, अपने पास, उसको बोलते हैं एसएलआर। सीआरआर होता है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर होता है हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो बेसिकली एलआरआर की मदद से भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आप लोग एडीएएस वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टर्म 2 में आएगा। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नहीं होता। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली सिर्फ आरबीआई की एडवाइसेस होती हैं। सबसे पहला होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है सर? ये सबका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं हटाता रहूंगा। मार्जिन क्या होता है सर? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, ये चिंटू है, चिंटू फुल फेमस हो गया। अब चिंटू गया एसबीआई के पास, इसने एसबीआई को बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, 1 CR। एसबीआई इसको बोलता है हाँ मिल जाएगा, आप एक काम करो, आप प्लीज 1.5 CR की कोई भी प्रॉपर्टी ले आओ, कोई भी सिक्योरिटी ले आओ जो हमारे पास रखवाओ। 1.5 करोड़ की संपत्ति या कोई भी ऐसी चीज हमारे पास रखो, सो दैट हम आपको 1 करोड़ का लोन दे पाए। सर ये वैल्यू ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा इसलिए होती है बेटा जी, अगर इसका वैल्यू कम हो गया तो ये तो लोन से कम चला गया तो बैंक तो नुकसान में चला जाएगा, है ना। तो जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। ओके, तो देखो क्या डिफरेंस है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और लोन में। 1.5 करोड़ और लोन कितना मिल रहा है? 1 करोड़, यानी कि 50 लाख रुपीस का जो डिफरेंस है ना, इसको मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। सपोज मैंने लोन मांगा 1 करोड़ का, बैंक ने बोला कि 2 करोड़ की सिक्योरिटी ले आओ, तो डिफरेंस कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ इज मार्जिन, ठीक है। अब आरबीआई ये चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ना पहुंचे, पैसा ना पहुंचे, तो आरबीआई बोलता है बैंकों को मार्जिन बढ़ाओ भाई, हमें लोन देना नहीं है, मार्जिन को बढ़ा दो। तो जब मार्जिन को बढ़ा देंगे तो जब 1 करोड़ का लोन कोई लेने आएगा, उसे बैंक बोलेगा 3 करोड़ की सिक्योरिटी ले आओ भाई साहब। कहां से लाएगा वो? 1 करोड़ वो मांग रहा है, 3 करोड़ की सिक्योरिटी कहां से दे वो आपको? तो बहुत से लोग लोन नहीं ले पाते, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। मार्जिन बढ़ाने से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन बेसिकली कॉम्बिनेशन है परसुएशन का, प्रेशर का। आरबीआई प्रेशर एक्सरसाइज करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि देखो आपको फिलहाल मनी सप्लाई नहीं करना इकोनॉमी में, आपको रुकना है, आपको लोगों को पैसा भी प्रोवाइड नहीं करना, किसी भी तरीके से करो, नहीं तो फिर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से भी कर लूंगा, आप अपने लेवल पे ही कर लो। तो दिस इज जस्ट अ क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर। आरबीआई सिर्फ एडवाइस करता है, परसुएट करता है, प्रेशराइज करता है कमर्शियल बैंकों को कि आपने जनता को पैसा नहीं देना, ठीक है। लास्ट आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली होता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट राशनिंग इज व्हाट, कि एक रेशनल वे में कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स को ही आरबीआई एडवाइस करता है इन्हें कि आप कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स को पैसा दे सकते हो। जैसे एजुकेशन का है कोई तो दे दो, एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, हेल्थ का है तो दे दो, बट अगर कोई कुछ और तरीके का पैसा भी मांग रहा है तो रोक दो, ठीक है। तो आरबीआई इसमें सेलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करता है, इसको हम क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हुए जो कि मदद करते हैं इन कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है जी। एंड दिस इज ऑल अबाउट मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में मेजर जो हमारी चीजें हैं वो यही हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग को अलग अलग तरीके से दी गई हैं। कुछ अलग की पॉइंटर्स हैं जो चैप्टर में होते हैं, वो मैं आपको की पॉइंटर्स वाली वीडियोस जैसे बीएसटी की बनाई थी वैसे ही इकोनॉमिक्स की बनाऊंगा, सो दैट आपको मदद मिल सके कि ये पॉइंट अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो वो जरूर कर लेना। तो दिस इज मनी सप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज की तरफ। तो गाइस अब शुरू करते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट बजट में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो पॉइंट्स तो छोड़ो यार, स्टार्ट करेंगे सीधा पॉइंट टॉपिक नंबर 1 के साथ। टॉपिक नंबर 1 है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो देखो यार, गवर्नमेंट बजट इज बेसिकली, एक सेकेंड,
क्या होगा जी गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज बेसिकली एन एनुअल स्टेटमेंट। ध्यान दो, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट अपना बजट ये हर साल बनाती है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ आइटम वाइज एस्टिमेट्स लिखती है। याद रखना, दिस इज नॉट एक्चुअल, ये एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है। भाई बजट तो पहले ही बनता है ना कि लगभग इतना खर्चा मैं कर लूंगा, इतना कमा लूंगा। तो आइटम वाइज एस्टिमेट्स किस चीज की? गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का क्या मतलब होता है जी? फिस्कल ईयर पहले सुना है? फिस्कल ईयर का मतलब होता है कि वो साल जो शुरू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। पूरे साल में जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, गवर्नमेंट एक साल का बनाता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने होने वाले खर्चे और होने वाले रिसिप्ट्स का हिसाब किताब देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग दिस बजट। हम लोग ये बजट बनाते ही क्यों हैं, इस बजट के क्या क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इकोनॉमी का ग्रोथ होना। हम लोग इस बजट में इस तरीके की चीजें लिखते हैं जिससे इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ पाए। जब भी मैं ग्रोथ की बात करूंगा तो जीडीपी ग्रोथ की बात करूंगा। जीडीपी कब बढ़ता है? जब प्रोडक्शन होता है। जीडीपी कब बढ़ता है? जब जो हाउस होल्ड्स हैं या जो जनता है उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट जनरेट हो। तो गवर्नमेंट अपना बजट इस तरीके से बनाता है कि अलग अलग जगह प्रोडक्शन हो, अलग अलग जगह पैसा इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो, जीडीपी जनरेट हो और उसके साथ साथ लोगों में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट बने, तो और अच्छा जनरेशन हो सके चीजों का। नंबर 2, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यानी जितना भी सरकार के पास पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। किस तरीके से करना है? दो चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। रीएलोकेशन में दो चीजें बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहला होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, और दूसरा इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव की यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लें। भाई जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी पैसा चाहिए चलने के लिए, और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा क्या हो जाए? सोशल वेलफेयर हो जाए। तो सरकार क्या कोशिश करती है? सरकार इस तरीके से कोशिश करती है कि पहली बात तो हम इस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट करें कि डिफेंस के ऊपर खर्चा हो जाए जिससे सोशल वेलफेयर हो सके। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए जिससे वेलफेयर भी हो जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जब गुड्स और सर्विसेज बनाएगी गवर्नमेंट की एजेंसीज तो वहां से वो पैसा भी कमा पाए, उनका इकोनॉमिक मोटिव भी पूरा हो जाए। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को भी यूज कर सकता है, यानी सरकार इस तरीके से टैक्सेस लगा सकता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा भी जनरेट हो। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट जितनी भी, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल या फिर सिगरेट्स हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर हैवी टैक्सेस हैं। हैवी टैक्सेस क्यों है? गवर्नमेंट बोलता है कि यार देखो ये हार्मफुल है तो हमने हैवी टैक्सेस लगाए हैं सो दैट सोशल वेलफेयर हो, लेकिन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मोटिव भी तो पूरा हो जाता है, टैक्स इकट्ठा होता है, प्रॉफिट भी पूरे आ जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ थर्ड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार के बजट में एक ये भी बहुत बड़ा मोटिव होता है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। हम इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें या बजट को इस तरीके से बनाएं कि हम लोगों का उसमें एक फोकस हो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। इंडस्ट्रीज कहाँ लगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दें, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करा जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आपको याद रखना है कि हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं। इकोनॉमी स्टेबल कब होता है? ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, ठीक है। स्टेबल कब होता है? ना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। अब सपोज इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या कोशिश करती है? गवर्नमेंट इस टाइम पे सरप्लस बजट की तरफ देखती है। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि सरकार की रिसिप्ट्स ज्यादा और एक्सपेंडिचर्स कम, यही गवर्नमेंट का सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट का मतलब फायदे में रहना सरकार के। तो सरकार इस टाइम पे टैक्सेस लगा रही होती है, टैक्सेस बढ़ाओ और कम से कम खर्चा करो। क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों है? अभी मैंने बैंकिंग में पढ़ाया, महंगाई कब होती है? जब डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड कब ज्यादा होती है?
जब बेसिकली लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो सरकार उस पैसे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, टैक्सेस लगाओ, हैवी टैक्सेस कर देती है। हैवी टैक्सेस करेंगे तो लोगों का पैसा हमारे पास आएगा, इन्फ्लेशन कम होगा, स्टेबिलिटी आएगी। सपोज डिफ्लेशन है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट डेफिसिट बजट की तरफ देख रहा होता है। डेफिसिट बजट का मतलब होता है खर्चा करो, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, सरकार का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट खर्चा करती है डेवलपमेंट के ऊपर, तो पैसा पहुंचता है लोगों के पास, पैसा पहुंचेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिफ्लेशन खत्म होगा, डिफ्लेशन खत्म होगा, इकोनॉमी फिर स्टेबल हो जाएगी। तो याद रखना, इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट यानी टैक्सेस वगैरह लेगी गवर्नमेंट ज़्यादा, इन्फ्लेशन खत्म करने की कोशिश करेगी, मनी सप्लाई खींचने की कोशिश करेगी। और अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन के केस में डेफिसिट, डी से डिफ्लेशन, डी से डेफिसिट, दूसरा सरप्लस, 1 मार्कर में आ सकता है, याद रखना। इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है कि रिच के ऊपर टैक्सेस लगाओ और पुअर को सब्सिडीज दे दो, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि हम अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को उसकी सब्सिडीज दे दें, सो दैट इनकम इनइक्वालिटीज कम करी जा सके। अब सपोज कोई अमीर यहाँ स्टैंड कर रहा है, गरीब यहाँ स्टैंड कर रहा है, टैक्स लगाएंगे तो उसकी इनकम कम होगी, इसको सब्सिडी देंगे तो इनकम बढ़ेगी। तो बेसिकली इनके बीच का जो ये जो डिफरेंस है ये कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाए और इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, आखिरी 6th, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो फटाफट, फिर 6 पॉइंट पे चलता हूँ। लास्ट पॉइंट हो गया स्क्रीनशॉट। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका भी ध्यान बजट में ही रखना होगा। भाई जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी फंडिंग चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? सरकार प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम लोग बजट में इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर हमारी कोई एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की इतनी सारी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका पैसा पहुंचे और वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। अगर वो वर्किंग उनकी रुकी हुई है तो वो कंटिन्यू कराई जा सके। तो बजट में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी क्लॉज होता है। तो ये हमारे बेसिक 6 पॉइंट्स आते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं किसके? बजट के। अब देखते हैं कि बजट दिखता कैसा है। तो देखो यार, बजट के ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। एक होता है कैपिटल बजट जिसमें ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। इसका मतलब रिसिप्ट्स भी 2 तरीके की होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और एक्सपेंडिचर्स भी 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स 2 प्रकार की, जो भी पैसा आएगा 2 तरीके का, रेवेन्यू कैपिटल, जो खर्चा होगा वो भी 2 तरीके का, रेवेन्यू कैपिटल। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले रिसिप्ट्स के साथ। लेट्स टॉक अबाउट अ रिसिप्ट्स पार्ट फर्स्ट। तो क्या होती है यार ये रिसिप्ट्स? बजट रिसिप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रिसिप्ट्स का क्या मतलब होगा? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में सरकार को जो अलग अलग जगह से पैसा आता है उसको रिसिप्ट्स बोलते हैं। रिसिप्ट्स कितने प्रकार की होंगी? एक कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरी कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब देखो मैं तुम लोग को इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ इनके अंदर होता क्या है। देखो यार, हमें कभी भी रिसिप्ट कब होती है, हमें कभी भी पैसा कब मिलता है, मुझे पैसा कभी भी कब मिलेगा? 2 ही सोर्सेज होते हैं, या तो मेरे गुड्स या मेरे एसेट्स कुछ कम हो। रिसिप्ट कब होगी? या तो मेरे एसेट्स कम हो जाएं, यानी कि मैं अपनी बिल्डिंग बेच दूं, मैं अपनी मशीनरी बेच दूं, मैं कोई भी जैसी चीज बेच दूं, मेरे एसेट कम हो जाएंगे। या फिर मेरी लायबिलिटी बढ़ जाए। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब कि मैं बोरो कर लूं, पैसा ले लूं कहीं से, है ना। तो इस तरीके की चीजों में हम लोग को रिसिप्ट होती है। गवर्नमेंट के भी रिसिप्ट के यही सोर्सेज होते हैं, या तो एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़े। अब रेवेन्यू और कैपिटल में देखो 2 शब्द हैं, याद रखना। एक होता है नीदर नॉर और एक होता है ईदर और। ठीक है, रेवेन्यू के साथ हमेशा नीदर नॉर लगता है और कैपिटल के साथ हमेशा ईदर और लगता है। क्या बोला मैंने? रेवेन्यू के साथ आर के साथ एन, नीदर नॉर, आर के साथ एन, कैपिटल के साथ हमेशा ई, ईदर और। ठीक है,
RNCE याद रखना बस, RNCE रेवेन्यू के साथ नीदर नॉर, कैपिटल के साथ इधर और, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो खर्चा हो। तो पहले बेसिक चीज याद रखो कि कोई भी रिसिप्ट होगी, पैसा मुझे कब मिलेगा, जब या तो मैं कोई एसेट बेचूंगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, कुछ इस तरह की चीज होगी, या फिर मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, मैं बोरो कर रहा हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होगी, अब मैंने क्या बोला, रेवेन्यू के साथ लगा दो नीदर नॉर, RN। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर रिड्यूसेस द एसेट, ना तो एसेट को कम करेगी, नॉर इंक्रीजेस द लाइबिलिटी, ना तो ये ना ये, तब भी पैसा आएगा। है ऐसा कैसे हो सकता है? आप बात करो टैक्सेस की, आप बात करो टैक्स की। अब आप ही मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिला, हमने टैक्स पे करा, आपने टैक्स पे करा, जीएसटी सब लोग पे करते हैं, क्या गवर्नमेंट को कोई एसेट कम हुआ? क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़ी? कुछ भी नहीं यार। गवर्नमेंट ने किसी का पेनल्टी लगा दी, एक्टिवा पे चिंटू अपने 2 फ्रेंड्स को बिठा के जा रहा था, उसका चालान काट दिया, पेनल्टी लगा दी, क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ? नहीं। लाइबिलिटी बढ़ी? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट तो है, ये तो बढ़िया बात है यार, मजा आ गया गवर्नमेंट का। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होगी? विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी? कैपिटल के साथ क्या लगाना है? ईदर और, या ये, जिससे या तो गवर्नमेंट का एसेट कम होगा या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी। जैसे गवर्नमेंट ने अगर पैसा बोरो करा, बोरोइंग्स, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। बोरोइंग्स का मतलब लाइबिलिटी का बढ़ना, है ना। या फिर एसेट कम होगा, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट के द्वारा उनके शेयर्स को सेल कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कंपनीज के शेयर्स हैं, गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, उन्हें बेच दिया, एसेट्स कम हो गया, पैसा आ गया, तो या ये कुछ ना कुछ होगा। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है हमारे पास, याद रखना, कैपिटल के साथ ईदर और, रेवेन्यू के साथ नीदर नॉर, RNCE, ठीक है। और ये बेसिक कंडीशन रिसिप्ट की पता होनी चाहिए। ओके जी, देखो रेवेन्यू के बाद सबसे पहले कैपिटल, रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर, आ गया ना, ईदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी बनाए, और रिड्यूस एनी एसेट, या एसेट को कम करें। एग्जांपल्स में लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना। कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? देखो जी, कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आती है मार्केट बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट बाहर से, बाजार से बोरो करता है। दूसरा अदर बोरोइंग्स, किसी और से बोरो करा, किसी बैंक से बोरो करा, कहीं और से बोरो करा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करा, ठीक है। उसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स क्या होता है जी? अब हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब कि आपने बेसिकली कोई लोन दिया हुआ था, वो रिकवर कर रहे हो आप। लोन दिया हुआ है, दिया हुआ लोन वापस आना, दिया हुआ लोन वापस आना, तो बेसिकली वो होता है रिकवरी ऑफ लोन। अब इस केस में क्या होगा सर? देखो मैंने आपको क्या बताया, रिसिप्ट में याद रखो, रिसिप्ट कब होगी? या तो गवर्नमेंट का एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैंने जो लोन दिया हुआ था, जो लोन मैंने दिया हुआ था, बेसिकली वो मेरा एसेट था, रिकवर हो गया, पैसा वापस आ गया, रिकवर हो गया तो एसेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। बोरोइंग्स में इस केस में लाइबिलिटी बढ़ रही थी। इन दोनों में से एक होना जरूरी है, सी के साथ ई, इधर और। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर देता है, एसेट कम हो जाता है। उसके अलावा स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स से क्या मतलब होता है? बेसिकली गवर्नमेंट के पास छोटी छोटी सेविंग्स अगर किसी ने डिपॉजिट करी हुई है, पब्लिक ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, पैसा आ गया। प्रोविडेंट फंड, अदर डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट के पास जो पीएफ जमा होता है, अदर फंड्स डिपॉजिट होते हैं, ये सब लाइबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैसा पे बैक करना है सरकार को, लाइबिलिटी बढ़ती है, सब कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। ओके जी, अब चलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होंगी जी? विच नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, जो ना तो लाइबिलिटी बनाएगी और ना ही एसेट को कम करेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके? अब देखो, 2 प्रकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स और नॉन टैक्स, याद रखना, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो अभी तक मैंने क्या बोला आपको, रिसिप्ट्स 2 तरीके के होंगे, कौन कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन से होंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल में आपने लिखा बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स,
अदर रिसिप्ट, छोटी मोटी स्मॉल सेविंग्स वगैरह, वो सब कैपिटल में आ जाता है। कैपिटल के साथ देखो रिसिप्ट्स का बेसिक क्राइटेरिया फिर से याद कर लो, रिवाइज कर लो। रिसिप्ट में या तो एसेट कम होता है या लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल के साथ ई, ईदर और। रेवेन्यू के साथ एन, नीदर नॉर। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब टैक्स में क्या होता है? टैक्स क्या है जी? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड अदर कंपनीज टू द गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा और अदर कंपनीज के द्वारा सरकार को, विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, जिसका आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं जी हमारे पास? ये टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, चार्ट बना के चलना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स मिलेगा अगर, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं, याद रखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, बर्डन। छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम क्या है? बर्डन। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देते हो। जैसा मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा बोला कि जीएसटी है जी, आप किसी भी पर्टिकुलर पिज्जा पॉइंट पे पिज्जा खाने के लिए जाओ, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम क्यों पब्लिसिटी करेंगे किसी की। अब आप किसी भी पिज्जा पॉइंट पे पिज्जा खाने के लिए जाओ, वो बिल में आपको पिज्जा का पैसा भी ले लेगा और जीएसटी का पैसा भी ले लेगा। आप कोई भी मॉल में जाओ कुछ खरीदने के लिए, तो वो आपसे उस पर्टिकुलर चीज का पैसा भी ले लेंगे और जीएसटी का पैसा भी ले लेंगे। वो जीएसटी क्या आपके ऊपर था? जीएसटी तो सेलर पे था भाई। सेलर ने उसका बर्डन आपके ऊपर डाल दिया, सेलर ने आपके बिल में ही ऐड कर दिया। तो बेसिकली बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया कस्टमर के ऊपर। तो जिस भी टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन शिफ्ट ना हो, जैसे इनकम टैक्स, मेरा इनकम टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा और कोई नहीं दे सकता। आपका इनकम टैक्स आपको ही देना पड़ेगा और कोई नहीं दे सकता। आप इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता वो डायरेक्ट टैक्स। पहला पॉइंट। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम और प्रॉपर्टी पे, इंडिविजुअल और कंपनीज की। किस पे लगेगा? इनकम पे, प्रॉपर्टी पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम बढ़ती रहती है तो टैक्स भी बढ़ता रहता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब आप अगर ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, कम करोगे तो कम देना पड़ेगा। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, नहीं, ठीक है। चौथा, डायरेक्ट टैक्सेस का जो कवरेज होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, इनडायरेक्ट ज्यादा बड़ा है। इनडायरेक्ट जैसे जीएसटी, जीएसटी हर घर में पहुंच गया। एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। एक पानी की बोतल भी लोगे उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन इनकम टैक्स शुरू ही 2.5 लाख की इनकम के बाद होता है। 2,50,000 रुपीज तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊंगा तो 5 लाख रुपए तक की इनकम तक भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। बट मुझे टैक्सेशन नहीं पढ़ाना, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहता है कि जिसकी साल में इनकम 5 लाख से ज्यादा है हम उसी से टैक्स लें, उससे कम वाले पे हम टैक्स ना लगाएं। तो 5 लाख से कम वालों तक इनकम टैक्स तो पहुंच ही नहीं रहा, जीएसटी वहां भी पहुंच रहा है। तो बड़ा कौन सा होता है? कवरेज ज्यादा किसका होता है? इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट का कवरेज छोटा होता है। देखो जी, डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन पर्संस, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, वो गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, ये रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव शब्द की जगह आप प्रोपोर्शनल वर्ड भी यूज कर सकते हो। प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि बस प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ज्यादा लिया तो ज्यादा, कम लिया तो कम। बर्डन बेसिकली रिच पीपल पे होता है और उसका बर्डन जो है बेसिकली एवरीवन, पुअर पीपल नहीं, ऑन एवरीवन, सब पे ही होता है, रिच पे भी पुअर पे भी। बर्डन इसका डायरेक्ट टैक्सेस का डिडंट शिफ्ट, इसका शिफ्ट नहीं हो सकता, उसका शिफ्ट हो सकता है। एग्जांपल्स लिख देना, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, उसमें जीएसटी, ठीक है। अच्छा जी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में यही सारी रिसिप्ट्स होती हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं? जो सरकार के पास पैसा आता है लेकिन वो टैक्स नहीं है। कौन कौन सी रिसिप्ट्स हैं जी? इंटरेस्ट, सरकार ने कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, देखो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो वो टैक्स थोड़ी ना है। और क्या वो रेवेन्यू में ही आना चाहिए? आर के साथ, रेवेन्यू के साथ क्या चलता है? नीदर नॉर, ना तो एसेट कम होगा और ना ही लायबिलिटी नॉर लायबिलिटी बढ़ेगी। देखो गवर्नमेंट को अगर कोई इंटरेस्ट मिला, कोई एसेट कम नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट ने कहीं पैसा लगाया हुआ था, वहां से प्रॉफिट आया, कोई एसेट कम नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट ने कोई
फाइन्स ली, फीस जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, हर चीज़ की तो फीस लेते हैं, तो फीस या कोई फाइन्स, ना कोई एसेट कम हुआ ना लाइबिलिटी बढ़ी। गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट मिला, ग्रांट मिला, डोनेशन मिला, सेम नॉन टैक्स रेवेन्यू। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? स्पेशल असेसमेंट ये होता है कि जब गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करता है, गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करा और डेवलपमेंट एक्टिविटी में देखा कि यार एरिया का वैल्यू तो बहुत बढ़ गया, तो आस पड़ोस के रहने वाले लोगों की संपत्ति की वैल्यू भी बढ़ गई, तो गवर्नमेंट उन्हें बोलती है कि ये जो वैल्यू बढ़ी है ना, ये हमारी वजह से बढ़ी है, इस पर हमें कुछ ना कुछ टैक्स दो। तो गवर्नमेंट को वो जो पर्टिकुलर पैसा मिल रहा है उसको ये टैक्स ना बोल के स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ना कोई एसेट कम हो रहा ना लाइबिलिटी बढ़ रहा। एस्टीट क्या होता है जी? जिसका कोई फर्दर लीगल एयर नहीं होता, जिसका कोई फर्दर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। मिस्टर एक्स चल बसे, अब मिस्टर एक्स चल बसे, उनका कोई है नहीं अपना, बस मिस्टर एक्स मजे में अपनी जिंदगी अकेले बिता रहे थे, उन्होंने बोला आई एम अ वन मैन आर्मी, में अकेला जीऊंगा अकेला मरूंगा, एक दिन चल बसे, तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी। गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, रिसिप्ट हो गया। तो जो रिसिप्ट है, ना तो इससे गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी, एक्स का कोई है ही नहीं, इसको बोलते हैं एस्टीट। ये इंपॉर्टेंट है एस्टीट, याद रखना, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, क्या डिफरेंस होता है जी रेवेन्यू में? नीदर नॉर, नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, कैपिटल में ईदर और, बस आर एन सी ई, आर के साथ एन, नीदर नॉर, सी के साथ ई, ईदर और, याद रखना। ये रेगुलर और रेकरिंग नेचर की होती है, रोज रोज होने वाली होती है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स और नॉन टैक्स ये डेली बेसिस पे होते हैं, ये होते हैं इरेगुलर, कभी कभी होने वाले। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन इसमें जैसे बोरोइंग्स वगैरह होता है तो वो वापस देना पड़ता है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है। एग्जाम्पल लिख दो फिर, टैक्स रेवेन्यू और उधर बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स, ईटीसी। अब बात करते हैं खर्चों की, आ जाओ जी खर्चों की बात करें। खर्चों में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, रिसिप्ट्स में टाइम लगता है। खर्चों की बात करते हैं। सर एक्सपेंडिचर का जनरल नेचर बताओ ना। एक्सपेंडिचर, यार स्पेलिंग वेलिंग लिख लिया करो, इतना पढ़ा पढ़ा के ना स्पेलिंग्स भी गड़बड़ हो चुकी है मेरी तो। एक्सपेंडिचर में क्या होता है, देखो एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट खर्चा करता है तो या तो एसेट बनेगा, भाई रोड बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो प्रॉपर्टी बनेगी ना सरकार की, या फिर लाइबिलिटी कम होगी, पैसा जाएगा तो लाइबिलिटी कम होगी, आपने कुछ पैसा लिया होगा आप उसे चुका रहे हो, है ना। अब एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के, रेवेन्यू, कैपिटल। आर के साथ क्या चलता है, याद करो याद करो याद करो, आर एन सी ई। रेवेन्यू के साथ नीदर नॉर, कैपिटल के साथ ईदर और, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी एसेट, ना तो एसेट बनाएगा, नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, ना ही कोई लाइबिलिटी कम करेगा, है ऐसा कैसा खर्चा। कैपिटल ईदर और, या तो ये या एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगी। चलो देखो, द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, नीदर नॉर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। सरकार ने अगर मशीन खरीदी, एसेट बन गया, एसेट बन गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इक्विपमेंट खरीदा, एसेट बन गया, कोई बिल्डिंग बनाया, डैम बनाया, ब्रिज बनाया, सब सरकार के एसेट्स हैं। कौन से एक्सपेंडिचर्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और अगर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, पेंशन दिया, पैसा तो जा रहा है सरकार के पास से, बट ना एसेट बन रहा ना लाइबिलिटी कम हो रही, ये सारे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास चलता है। अच्छा जी, अब हमारे पास कितने प्रकार के बजट हो सकते हैं? देखो जी, हमारे पास जो बजट होते हैं ना, जो हमारे पास बजट होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। बैलेंस्ड, बैलेंस कौन सा होता है? जिसमें एक्सपेंडिचर बराबर रिसिप्ट, जितना खर्चा उतना ही रिसीव भी कर लिया। सरप्लस, सरप्लस में गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है। इन्फ्लेशन में भी पढ़ाया था ना, ये इन्फ्लेशन में ये करना पड़ता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट चाहती है कि रिसिप्ट ज्यादा हो, पैसा ले लो लोगों से, है ना। और डेफिसिट में क्या होता है? डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रिसिप्ट्स कम होते हैं, खर्चा ज्यादा रिसिप्ट्स कम, ये डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट का मतलब कमी, राइट। अब देखो डेफिसिट बजट, रिसिप्ट कम है, खर्चे ज्यादा है, और बजट में यहाँ पे एक ही लिखा है, आप बजट में ये तीनों याद रखना, ठीक है, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। अब जब मैं डेफिसिट की बात करता हूँ, ये डेफिसिट की बात करते हैं, तो ये डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं? डेफिसिट होते हैं तीन तरीके के। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट को खर्चा तो ज्यादा ही होगा और रिसिप्ट्स कम होंगे, ये डेफिसिट है, सिंपल सी बात है। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। सिर्फ रेवेन्यू वाले पार्ट की बात करते हैं। फिस्कल में क्या होता है, टोटल ले लो, ये तो है ही, इसमें कैपिटल भी जोड़ दो, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है किससे, टोटल रिसिप्ट से। बस यहां पे याद रखना, हम लोग इसमें एक्सक्लूड करके चलते हैं बोरोइंग्स को, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। सर बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हो, बेटा बोरोइंग्स कोई आपका अपना खुद का रिसिप्ट थोड़ी ना, आपका अपना पैसा थोड़ी ना है। आप लोगों से पैसा बोरो करते रहो और आप खुश होते रहो कि मेरी रिसिप्ट ज्यादा है, रिसिप्ट ज्यादा, रिसिप्ट ज्यादा। अरे भाई कर्जा है, लाइबिलिटी है, पैसा वापस देना पड़ेगा। मैं बोलूं मेरे 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और मैं खुश हो गया, 1 करोड़ की रिसिप्ट, 1 करोड़ की रिसिप्ट, अरे भाई किसी काम की नहीं है, कर्जा है, किसी और का पैसा है। तो आपको यहाँ पे टोटल रिसिप्ट लेनी है, किसको छोड़ के, बोरोइंग्स को छोड़ के। बोरो वाला पैसा नहीं, अपना खुद का पैसा होना चाहिए सरकार का। तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट का सीधा फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट हटा दो। तो ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये फॉर्मूला याद रखना। यहां पे फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर फॉर्मूला लिखना हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर न्यूमेरिकल आ जाए। यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, और वो तो लिख ही दिया मैंने, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। देखो जी, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे अगर डेफिसिट आ जाए। सपोज गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो है 1000 करोड़ और रिसिप्ट्स हैं 800 करोड़। इसका मतलब सरकार के पास जो इनफ्लो है पैसे का वो सिर्फ 800 है और जो बाहर जाता है वो 1000 है। सर 200 करोड़ रुपए का डेफिसिट दिखाई दे रहा है, 200 करोड़ रुपीस का डेफिसिट दिखाई दे रहा है। ये जो डेफिसिट है 200 करोड़ का, ये क्या शो करता है, पहली बात गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू मीट नॉर्मल फंक्शनिंग। सरकार की जो पर्टिकुलर रिसिप्ट्स हैं वो इतनी कम है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी खर्चा नहीं कर पा रहे, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग भी पूरी नहीं हो पा रही। यार फायदा क्या है फिर इस चीज का, अगर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं हो पा रही फिर तो यूजलेस है, कोई फायदा ही नहीं है, राइट। दूसरा डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब क्या है कि अब आपको अपनी प्रीवियस सेविंग्स में से पैसा निकालना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो आपका खर्चा 1000 करोड़ का है, आपके पास 800 करोड़ है, 200 कम रह गए, तो या तो डिस सेविंग में जाओ, अपनी प्रीवियस सेविंग्स यूज करो, ठीक है ना। तीसरा रीपेमेंट बर्डन, या फिर आप बोरो करोगे। बोरो करोगे अगर यार पैसा, तो फिर रीपेमेंट बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर, इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा, राइट। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशन का सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे। इन्फ्लेशन का सिचुएशन कैसे दिख रहा है, देखो गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए पैसा बोरो करेगी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट जाएगी कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ। जब कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ जाएगी तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, बोरोइंग्स। या तो आप बोरो करो, ठीक है, या फिर आपने जो जनता को लोन दिए हुए हैं उन्हें रिकवर करो। अगर वो लोन हुए ही ना फिर क्या होगा। यानी कि मोटा मोटा जो हिसाब किताब होता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, अपने शेयर्स बेच दो, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बेच दो, मोटा मोटा जो हिसाब होता है वो बोरोइंग्स पे आगे टिकता है कि सरकार बोरो करे। अब जब सरकार पैसा बोरो करेगी, बोरो करने के बाद क्या करेगी, अपने खर्चे चुकाएगी, एक्सपेंडिचर, वो जो 1000 करोड़ का खर्चा है मेरे पास 800, 200 का और करना है, तो पहली बात तो बोरो करेगी तो बर्डन होगा। अब 200 करोड़ का जो खर्चा चुकाना है वो इकोनॉमी में ही जाएगा, पैसा घूम फिर के इकोनॉमी में जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा तो लोग डिमांड करेंगे चीजों की, डिमांड करेंगे तो क्या बढ़ेगा, महंगाई, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसके, रेवेन्यू डेफिसिट के, कि गवर्नमेंट का, पहली बात तो गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल है कि आपका कमाई इतना कम है कि आप अपने रोज के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। दूसरा, आपको डिस सेविंग करनी पड़ेगी। तीसरा, आपके ऊपर रीपेमेंट बर्डन आएगा। चौथा, इन्फ्लेशन होगा। कैसे ठीक करा जाए इसको, सही कैसे करा जाए, सही करने का कोई तरीका, पहली बात तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करे, या तो खर्चा कम कर दे, जैसे सब्सिडीज कम दे,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थोड़े कम करे, या फिर रेवेन्यू बढ़ाए, ज़्यादा टैक्सेस लगाए। दो ही चीज़ें हैं, या तो इनकम बढ़ाओ यार 1000 करो उसे किसी तरीके से, या खर्चा कम करो उसे 800 कर लो, है ना। अब बात करता हूँ फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, यानी अब इसके अंदर टोटल ले लो, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट कैसी? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन एक शब्द याद रखना, रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट नहीं लेनी? बोरिंग्स को छोड़ के, ठीक है। अच्छा जी सर, फिर ये फिस्कल डेफिसिट कैसे पूरा होगा? सपोज हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है 1000 करोड़, लो फिर से, और जो टोटल रिसिप्ट है, जितना भी टोटल पैसा आया वो है 500 करोड़। अब 500 करोड़ की जरूरत पड़ेगी सर, ये 500 करोड़ कहाँ से आएंगे सरकार के पास अगर इतने पैसे की जरूरत पड़ गई? तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट बोरो करे, या तो गवर्नमेंट पैसा बोरो करे वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नए नोट छापना। सरकार नए नोट छाप के खर्चा पूरा कर दे। अब नए नोट छापना तो बहुत बर्डन वाली बात है, उतने ही गोल्ड रिजर्व्स चाहिए, उतना ही बोझ, जितने नोट छपते हैं उतना ही इकॉनमी में बोझ आता है हर पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है या बोरिंग्स है, तो हम लोग इसको कभी भी जनरली कंसिडर नहीं करते जल्दी से। नए नोट नहीं छापते, इससे नोट छपेंगे फिर इकॉनमी में ही जाएंगे, इकॉनमी में जाएंगे फिर महंगाई बढ़ेगी बहुत ज्यादा, तो बोरो करो। अब बोरो करो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ फिस्कल डेफिसिट जो है वो सीधा सीधा एक ही चीज दर्शा रहा है कि आपको अगर इसे पूरा करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? बोरिंग्स, है ना भाई। अब खर्चा तो है, करना तो पड़ेगा, तो उसे कहां से करूं यार? बोरो करो पैसा। बताओ कर्जे में डूबते जाएंगे या नहीं डूबते जाएंगे? इंडिया इसीलिए अभी भी कर्जे में है। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत रहता है यार, कर्जा बहुत हो जाता है हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो क्या इंप्लीकेशन है? पहली बात इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी भाई? ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा है तो मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में ज्यादा रहेगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों का पैसा रहेगा तो डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन होगा। फॉरेन डिपेंडेंस, आपको बाहर वाली कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा बोरोइंग के लिए, पैसे के लिए। डेट ट्रैप, कर्जे के जाल में फंस जाओगे, कर्जे पे कर्जा लेना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए डेट ट्रैप में फंस जाओगे, ये इंप्लीकेशंस याद रहें। फाइनेंशियल बर्डन, वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, हमने बहुत ज्यादा वेस्टफुल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स करे हुए, तभी ये सिचुएशंस आ रही है। कैसे ठीक कर सकते हो इसको? मनी सप्लाई बढ़ाएं, बोरोइंग करें जनता से, बोरोइंग करें एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा? वही डेफिसिट फाइनेंसिंग, नए नोट छापो, या फिर बोरो करो जनता से या एक्सटर्नल सोर्सेज से, यही हमारे पास ऑप्शन रहता है। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं सर? प्राइमरी डेफिसिट मैंने बताया ना, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। यानी कि देखो बहुत छोटी सी बात है, बेसिकली हमारे पास डेफिसिट में रेवेन्यू को अभी तो छोड़ दो फिलहाल, अगर मैं दो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट की बात करूं तो इन दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। क्या लगभग? इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है बोरोइंग्स। फिस्कल का मतलब भी बोरोइंग्स ही होता है और प्राइमरी का मतलब भी बोरोइंग्स ही होता है। डिफरेंस इतना सा है कि हम प्राइमरी डेफिसिट में इस बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट हटा देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज आपने बोरो करा, सर 500 करोड़ चाहिए थे ना, सपोज आपने बोरो करा 500 करोड़, ये आपका फिस्कल डेफिसिट था। इसमें से इंटरेस्ट के लिए कितने चाहिए? मैंने बोला इंटरेस्ट के लिए 300 करोड़ चाहिए, तो 300 हटा दो। तो ये बोलेगा कि प्राइमरी डेफिसिट वो पैसा है जो आपने बोरो करा है अदर ऑब्लिगेशंस के लिए इंटरेस्ट के अलावा। भाई 500 में से 300 का इंटरेस्ट था, तो जो बाकी बची हुई ऑब्लिगेशंस हैं वो कितनी है? 200 करोड़ है या नहीं है ना। अब मैंने बोला कि चलो एक एग्जांपल और लो, 500 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था और इंटरेस्ट कितना था? 500 करोड़, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आएगा? 0। प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा? 0। तो सर प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 आ जाए तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि सरकार ने बोरो किसी लिए करा? इंटरेस्ट चुकाने के लिए। किस लिए पे करना, किस लिए बोरो करना पड़ा? इंटरेस्ट चुकाने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड में सेट रखना कि अगर कभी भी प्राइमरी डेफिसिट 0 आ जाए, इट शोज कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट के बराबर है। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है? इंटरेस्ट के। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये 0 आएगा, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, इंप्लीकेशंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट फिस्कल डेफिसिट नेट ऑफ इंटरेस्ट। नेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट हटा के,
इंटरेस्ट के अलावा ये क्या दिखाता है, वो पैसा, वो रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट को है अदर देन इंटरेस्ट. It enables us to see the way that government is currently conducting its financial affairs. ये हमें मदद करता है ये देखने में कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल अफेयर्स कितने अच्छे से डील कर पा रही है. भाई सपोज ये जीरो आ जाए, इसका मतलब ब्याज ही बहुत है, वही चुकाने में लगी है सरकार, है ना. तो ये याद रखना. इसके बाद क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू में और कैपिटल में, वही नीदर नॉर ईदर और. इसके बाद ये नॉर्मल रेकरिंग, नॉर्मल रनिंग के लिए होता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सैलरी देना, पेंशन देना, ये सब नॉर्मल रनिंग के लिए. और ये एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए. ये रेकरिंग, वो नॉन रेकरिंग. इसके एग्जांपल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट. उसके एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स या फिर एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ईटीसी ईटीसी ईटीसी. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट में क्या है जी, लिखा है प्राइमरी और फिस्कल और चार्ट चिपका दिया रेवेन्यू और फिस्कल का है. चलो कोई बात नहीं. रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. फिस्कल क्या है जी, टोटल माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स. इंडिकेटर इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर. टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. देखो ये टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट है, फिस्कल होता है टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट और प्राइमरी क्या होता है, टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ के. ठीक हो गया जी. बस इसको ठीक कर लेना आप लोग. ये प्राइमरी नहीं है, रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट के बीच का डिफरेंस है ये. ठीक है, तो ये था हमारे पास गवर्नमेंट बजट. हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट कर लिया कंप्लीट. अब हम चलेंगे किसकी तरफ, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. तब तक आप ये 3 चैप्टर पूरे करो, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट. फिर हम लोग चलते हैं बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज की तरफ. थैंक यू सो मच एवरीवन.